तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में डी डायलॉग जो यहाँ खिलता कश्मीर। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना देखा कि किस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं वो अपना दावा कहीं ना कहीं पुख्ता करते नज़र आते हैं, वादे भी करते हैं। लेकिन जब बात की जाती है जनता की, जनता जनार्दन की, जनता के अपने अलग मुद्दे हैं, लेकिन जनता जो कि विकास को कहीं ना कहीं देखती है, महसूस करती है, समझती है। और जब हम आज के समय की बात करते हैं तो आज हर वर्ग, खासतौर से युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की हम बात करें, गरीबों की बात करें, तो हर किसी की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी उम्मीदें हैं, अपने सपने हैं और हर कोई इन अपने उम्मीदों को पूरा होते हुए देखना चाहता है। और ख़ासतौर से जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर किस तरीके से विकास की राह पर अग्रसर हुआ है, ये जनता मानती भी है। और जम्मू कश्मीर की जनता और वहाँ पर जो पर्यटक पहुँचते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे 5 अगस्त 2019 के बाद उनका जीवन आसान हुआ है। बात की हमारे संवाददाता ने। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट बस चल रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बीपीएल वालों के लिए 10 केजी राशन हो रहा है। जो यहाँ शुगर नहीं मिल रहा है, शुगर 1 केजी फ्री कर रहे हैं। और ओल्ड एज वालों के लिए 18,000 साल के लिए रखा है, जिसमें 500 रुपये का इजाफा हो रहा है। पहले 1,000 रुपये था, आज 1,500 रुपये कर दिया मोदी जी ने। पहले हमको डर लगता था यहाँ आने के लिए। 2 बार हमारा टूर किया था लेकिन कैंसिल किया था कि वहाँ माहौल अच्छा नहीं है तो हम नहीं जा सकेंगे। और वहाँ हम घुटन सी महसूस कर रहे थे। तो अभी तो हम फ्रीली घूम रहे हैं। और ये यहाँ का जो टूरिस्ट है वो भी, उस दफ़े हम आए थे तब तो टूरिस्ट एकदम कम थे और अभी तो टूरिस्ट भी बहुत है, खरीदी बहुत हो रही है। यहाँ के लोगों को जो व्यापार धंधा है वो भी अच्छा चल रहा है। काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। जो आज बिल्कुल सड़क पर आया है, हर एक देख सकता है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से श्रीनगर में काफ़ी पानी का निकास के लिहाज से, ब्यूटिफिकेशन के लिहाज से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो डल झील की बात करें, श्रीनगर की बात करें, या जो तमाम और इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं विकास की जो बयार है वो वही है। और जनता इस विकास को लेकर काफ़ी उत्साहित है। पर्यटक जो हैं वो आपने देखा किस तरीके से वो बता रहे हैं कि अब पर्यटकों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। और क्योंकि अब यहाँ पे जो शांति है वो एक तरीके से नज़र आती है, जो लोग हैं वो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह का और फिलहाल समीकरण जो है बनता बिगड़ता हुआ नजर आएगा। खासतौर से कांग्रेस की बात की जाए, जिसका गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ये भी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए नजर आते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से भी खास बातचीत की डी डायलॉग में, आइए देखते हैं। वादिया कश्मीर से और जबरवन हिल्स के तले, डल झील के किनारे, इस खूबसूरत SKICC के लॉन से दूरदर्शन न्यूज आप तक लेके आ रहे हैं खिलता कश्मीर खास अंक। खास इसलिए क्योंकि 10 साल बाद यहां पे चुनाव होने वाले हैं और पहले चुनाव आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। और कहा जाता है और माना भी जाता है कि ये चुनाव कई मायनों में और भी ज्यादा खास है, क्योंकि नया कश्मीर का जो टेम्पलेट है, जो नैरेटिव है, वो इन चुनाव में एक बहुत ही अहम रैलिंग पॉइंट या मुद्दा भी माना जाता है। लेकिन ये एपिसोड या ये अंक खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद ऐसे मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप हैं उमर अब्दुल्ला साहब, आप तालियों से इनका स्वागत करें। आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आप सेंटर में भी आपने दो मिनिस्ट्रीज का एज अ MOS कार्यभार भी संभाला। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरपर्सन हैं और आप अब्दुल्ला फैमिली के 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन भी है। मुस्कुरा रहे हैं उमर साहब। और आप इन चुनाव में फिर से शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले कहा था कि आप नहीं लड़ेंगे। देन यू हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। ये बदलाव कैसे हुआ, कहां से आया? और उसके साथ ही मैं ये सवाल जोड़ना चाहूंगी उमर साहब, ये वोट या जो आपका जो आउटरीच है टू द पीपल ऑफ कश्मीर, योर ओन पीपल, किस पे आधारित है? ओपनिंग रिमार्क्स। देखिए, आपका पहला सवाल ये था कि जब इलेक्शन
ना लड़ने की मैंने बात की थी, तो फिर मैदान में कूदा क्यों? और सवाल सही है, पूछा भी जाना चाहिए। जी। इत्तेफाक से मैं कल इसी जगह किसी और चैनल के प्रोग्राम के लिए इसी तरह यहीं पे बैठा था और उनका भी पहला सवाल यही था कि क्योंकि ये सवाल इनका मैं है। समझता हूँ, मैं इसलिए ये कह रहा सवाल इनका है, हूँ, मैं सर। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जाहिर सी बात है अच्छा कि चलिए मैं इस पे एक ट्विस्ट ऐड करती हूँ। चलिए ऐड करिए ट्विस्ट। शायद ये भी आपसे पूछा गया हो, क्योंकि सवाल तो वही बनते हैं। पहले तो यू हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड जो आप हमें बताएंगे, और उसके बाद एक सडन डिसीजन की 2 कंस्टिट्यूएंसी से आप आगे बढ़ेंगे। ये कई लोग कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसमें आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या आप, अगर रिजल्ट्स आपके फेवर में रहे, तो क्या आप एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे? चलिए अब आप जवाब इतने दीजिए। सवाल किए आपने कि मुझे अब पहले तो सवाल याद रखने होंगे। आखिरी सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूं। 8 अक्टूबर के बाद वजीर आला का फैसला होगा। पहले लोगों की बहुमत आने दीजिए। मैं इलेक्शन के नतीजों से पहले इस सवाल को लेके बात करना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले भी मुझसे इसी तरह की गलती हुई। मैं पार्लियामेंट के लिए सवाल तैयार कर रहा था, मैं पार्लियामेंट के लिए रेजोल्यूशंस तैयार कर रहा था, मैं पार्लियामेंट के लिए अपनी पहली तकरीर कर रहा था, लेकिन बारामूला के लोगों ने मुझे पार्लियामेंट के लिए तैयार ही नहीं किया। तो वो सवाल, वो रेजोल्यूशंस, वो तकरीरें सब रह गईं। इस बार मैं वो गलती करूंगा नहीं। 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद अगर अलायंस को लोगों की तरफ से बहुमत मिली तो वजीर आला की दफ्तर का फैसला जो है उसके बाद होगा। अब मैंने अपना फैसला क्यों बदला? वो इसलिए कि मैं अपनी जगह कायम था कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे कई लोगों ने, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, या तो व्हाट्सएप के जरिए उनको मेरा नंबर मिला। जब ये इलेक्शन कमीशन में जब आप फाइल करते हैं तो नंबर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उनको मेरा नंबर मिला, ईमेल मिला, और उस जरिए उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि ना, आप असेंबली इलेक्शन के दौरान हमसे वोट मांगेंगे, आप कहेंगे कि असेंबली के लिए वोट दें, लेकिन जिस असेंबली के लिए उमर अब्दुल्ला खुद खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, लोग उस असेंबली को वोट दे क्यों? अगर मैं खुद उस असेंबली को नहीं मानता हूं तो मैं किस मुंह से जाके लोगों से कहूं, देखिए ना, अब ये असेंबली मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपको इस असेंबली के लिए वोट देना होगा। तो अपनी जगह मैं मान गया कि मेरा ये कहना कि मैं ये असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, ये गलत है। या तो फिर मेरी तंजीम भी ना लड़ती, या तो फिर मैं लोगों से कहता कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा ना लो, और वो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं लोगों को वोट डालने के लिए तैयार कर रहा हूं तो उस असेंबली के लिए मुझे खुद तैयार रहना होगा, इस चीज को जानते हुए कि ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं जी। ना ये वो असेंबली है जिस असेंबली का हमें हक है, लेकिन उस असेंबली तक पहुंचने के लिए ये असेंबली जो है एक अहम कदम है। हमने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, एक बीरवा, एक बड़गाम। तैयारी मैंने बड़गाम की पूरा होमवर्क, लेकिन बेचारे बरकती साहब, उनको शायद लगा कि क्योंकि 2019 में मैं बीरवा से जीत के गया था तो इस बार भी मैं बीरवा से दूसरी जो है सीट भरने का काम करूंगा। गलती लगी, वो बीरवा चले गए, मैं बड़गाम आ गए। 2014 में मैंने आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू किया था यहीं पास में, फ्लड्स, यू वर द चीफ मिनिस्टर, आप मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद अब आप चुनाव लड़ रहे हैं। इन 10 सालों में कहते हैं ना, लॉट ऑफ वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज, लेकिन आपका पॉलिटिकल फील्ड भी काफी चेंज हो गया है। इस बार आपकी जमात ब्लैंकेट बायकॉट नहीं दे रही है, लेकिन पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। इस बार बीजेपी आपको एक फॉर्मिडेबल चैलेंज दे रही है और पीडीपी को भी दे रही है, ये बीजेपी का दावा है। वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं। अब वो कहेंगे हाँ, तो अभी ये जो चेंज, आपको बीजेपी का चैलेंज यहाँ नजर कहाँ आता है? हमें तो बीजेपी कहीं ग्राउंड पे नजर नहीं आती। वो चलिए आपके चैनलों के जरिए वो बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने कश्मीर के तमाम सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, वो क्या चैलेंज करें? जम्मू, नहीं, जम्मू तो अलग बात है। जम्मू में तो चलिए, जम्मू में बीजेपी का रहा है, जम्मू को कश्मीर का लेकिन सिर्फ जम्मू जीत के आप हुकूमत नहीं बना सकते। भाजपा वही पार्टी है जो
आपके हब्बा कदल से उन्होंने कश्मीरी पंडित को टिकट दी है। तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वो इकलौते कश्मीरी पंडित है नहीं ना, बात कश्मीरी पंडित की नहीं है उमर। द पॉइंट इज दैट आपके मैनिफेस्टो में आपने कश्मीरी पंडितों की वापसी का भी देयर इज बहुत इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन टिकट्स या नॉमिनेशन भी कई पंडितों ने फाइल। हम नॉमिनेशन टोकनिज्म के लिए नहीं करते। तो आपके लिए विनेबिलिटी नहीं थी कश्मीरी पंडितों की? नहीं, ये हकीकत है। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इट इज अ फैक्ट, जम्मू कश्मीर में कई ऐसे तबके हैं जो इस असेंबली में नुमाइंदगी नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर के सरदार हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि इस असेंबली में सरदार जीत के आएगा, लेकिन सरदारों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। अगर असेंबली के जरिए नहीं तो जब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस हासिल होगा, हमें फौरी तौर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को कायम करना होगा और उन तमाम तबकों को नुमाइंदगी देनी होगी जिनकी आवाज पूरी तरह से असेंबली में मौजूद नहीं है। उसमें हमारे सरदार भाई बहन हैं, उसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उसमें दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं जिनकी आवाज श्रीनगर या जम्मू तक पहुंचती नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी थी उमर साहब कि आपको कांग्रेस से एक कोई मजबूरी नहीं थी। तो फिर क्यों आप कॉन्फिडेंट नहीं थे? आप अकेले अगर बीजेपी वाले यहाँ छोटी पार्टियों के साथ अपना रिश्ता बना सकती हैं, अगर उनके साथ अलायंस के लिए जो है दरवाजा खुला रख सकती हैं, तो हम लोग इलेक्शन से पहले अलायंस क्यों नहीं कर सकते? आप बाद में भी करेंगे? क्यों बाद में क्यों करें जब हमने इलेक्शन से पहले अलायंस किया हुआ है? आप खुश हैं उस अलायंस से? बिल्कुल खुश हैं। अगर हम खुश नहीं होते हम करते क्यों? 84 आउट ऑफ 90 का आपका एक कुछ अंडरस्टैंडिंग है और उसमें भी आपकी कुछ फ्रेंडली फाइट है। मैंने कुछ कार्डर्स से बात की तो कुछ कार्डर्स आपस में कंफर्टेबल नहीं है। हम बाहर तो दिखा रहे हैं कि हम एक साथ हैं, पर अंदर आप क्या कांग्रेस के बिल्कुल साथ चल रहे हैं क्या? मैं अभी उनके साथ मैं अभी उनके साथ मिलके कैंपेन करके आया हूं। सलमान सोज से भी बात कर रहे थे अभी बात कर रहे थे, तो हमारी एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है। चलिए अब आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग आपको कितना दूर तक लेके चलेगी। 2 महीने 3 महीने पहले मिलके पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े जी, और नतीजे इतने खराब नहीं थे, इतने अच्छे भी नहीं थे। 6 में से 3 जीते हमने। ओके उमर साहब, ये आपके मैनिफेस्टो में मैंने कश्मीरी पंडित्स की बात की, आपने दोबारा से पाकिस्तान से बात करने की बात की, लेकिन जरूरत क्या है? क्योंकि पिछले 5 साल में जो हमने, अब यू में डिसएग्री, बट आप इस तथ्य को रबिश नहीं कर सकते हैं। आजकल पेल्टिंग, शटडाउन, कैलेंडर, सेपरेटिज्म, ये ये सवाल बहुत प्रिडिक्टेबल है, लेकिन ग्राउंड पे तो ये सब नहीं है। आई नो आप कहेंगे कि आतंकवाद अब जब बंद नहीं है, दुकानें चल रही हैं। हम दुकानें पहले भी चलती थी। कहाँ चलती? आपको 12 में दुकानें खुली नहीं दिखी? कहाँ चलती थी? नहीं थी। कैलेंडर्स होते थे। लोग भूखा मर गए क्या? नहीं, बात भूखा मरने की नहीं तो है। फिर क्या, अगर दुकानें खुली नहीं थी तो लोगों ने कमाया कैसे? आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर सब ठीक था 19 से पहले? नहीं, सब ठीक तो नहीं था, लेकिन सब खराब भी नहीं था। आप लोगों को बदकिस्मती से, और ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपकी मजबूरी है, आपको 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं दिखता। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये हकीकत है, ये आप मान के चलिए। आपको 2014 में जम्मू कश्मीर में अच्छा कुछ नहीं दिखता। आपको सारी खराबी दिखती है, सारी तबाही दिखती है। आपको उस वक्त के टूरिस्ट नजर नहीं आते, आपको उस वक्त के यात्री नजर नहीं आते, आपको उस वक्त की दुकानें नजर नहीं आती, आपको उस वक्त के प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते। आपको लगता है कि 2014 के बाद पैराशूट के जरिए ये सारा कुछ जो है बना है। जहां हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी शायद आपके नजरिए में 2014 के बाद बना। ये डल का झील 2014 के बाद भरा, ये पहाड़ियां 2014 के बाद बनी। 2014 में दूरदर्शन ने यहीं पे ऐसा ही एक शो किया था, लेकिन आप लोगों को ये दिखता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ 2014 के बाद दिखता है। ओके, नहीं, ये ऐसा हम 2014 और 2019 के बीच का जो सफर है हम उसको थोड़ा आगे, लेकिन आपने मुझसे, सॉरी, मैं जो सवाल आपने मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए 370 एक सियासी मुद्दा था। वो 370 पे जो कर गए अपने मैनिफेस्टो के तहत कर गए, लेकिन कहीं पे भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों की बात नहीं की और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने की बात नहीं की। खुदारा मुझे ये बताएं जनाब, 2019 के बाद आज ये 5वां साल है, मुकम्मल हो गए 5 साल, ये 6ठा साल चल रहा है। मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने की जरूरत क्या थी और यूटी बनाने के बाद हमें मिला क्या। तो अब इन चुनावों के बाद क्या आपको लगता है कि एक नए दौर के, एक पॉलिटिकल दौर के, एक नई सियासत के दौर की शुरुआत हो सकती है? आप कई इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि इट विल टेक टाइम,
किस चीज को टाइम लगेगा? वापस स्टेटहुड को रिस्टोर करने क्यों के टाइम लिए? लगेगा? नहीं लगना चाहिए। वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में ये कमिट किया है, वजीर आजम साहब ने हर तकरीर में इस चीज को दोहराया है। आपका फिर विजन क्या है? श्रीनगर आके यहाँ पे इस बाग में उन्होंने योगा किया और उसके दौरान हमें फिर कहा कि हमें रियासत का दर्जा हासिल होगा। वक्त क्यों मिलेगा? मुझे तो लगता है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को मुकम्मल होंगे, 12 के से पहले हुकूमत बननी चाहिए। मैं तो कहता हूं 15 तारीख से पहले यहाँ मरकज की तरफ से उस ऑर्डर पे दस्तखत होना चाहिए और हमें अपनी रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इस पे वक्त क्यों? जब वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में कमिट किया है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कमिट किया है, मैं तो मान के चलता हूं कि हमारे वजीर आजम साहब झूठ नहीं बोलेंगे हमें, वो अपनी बात पे कायम रहेंगे और जल्दी से हमें रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। आपके वालिदा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक कहा कि अभी 100 साल लगेंगे, नॉट फिगरेटिवली लेकिन नहीं, टाइम वो लगेगा। स्टेटहुड की बात नहीं कर रहे थे, वो 370 की बात कर रहे थे। स्टेटहुड के लिए हम 100 साल और इंतजार, 370 हम स्टेटहुड के लिए 100 साल क्या, हम 100 दिन भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है ना। आप स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिए। 370 की बात चले, वो लंबी बात है, वो हम फिर करेंगे। अभी करते हैं तो उस पे आपका क्या मत है, क्या प्लान है उसको लेके? हम उसको, उस मुद्दे को जिंदा रखेंगे और क्या, कैसे? उस पर बात करते रहेंगे। जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया, मुद्दा जिंदा तो रहा। अब इन असेंबली चुनाव में अगर आप इस पे खामोश रहते, मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता। नहीं, मैं आज आपने खामोश, सवाल किया, मैं ये मुद्दा जिंदा रख रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल इन चुनाव में 370 की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन, बट लेट्स मूव ऑन एंड अब इश्यूज के बारे में थोड़ा हम बात करें। ये जो वोट है, जो आप वोट मांगने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं, आई थिंक आप अग्री करेंगे कि डाउनटाउन में भी अब बहुत बड़ी तादाद में लोग रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं। डाउनटाउन जो एटलीस्ट वी अग्री ऑन समथिंग। डाउनटाउन जो एब्सोल्यूट नो गो जोन्स होते थे फॉर ऑब्वियस तो रीजंस। नहीं था। नहीं, मैं माफी उमर चाहता हूं। साहब, मैं यहाँ आपसे माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे सियासत करते हुए 25 साल हो गए। मैंने 3 पार्लियामेंट के इलेक्शन श्रीनगर से लड़े हैं। मेरा कोई ऐसा कैंपेन नहीं है जहां मैं डाउनटाउन जाके लोगों से मैंने न वोट मांगे आपके लिए हों। नो गो जोन्स नहीं थे वो? बिल्कुल नहीं थे। मैं पत्रकारों की बात कर रही हूँ, मैं आर्सन, पेल्टिंग और आम कश्मीरियों की बात करती हूँ कि शायद 5 बजे के बाद वहां पे, यहाँ पे मैं माफी डाउनटाउन के भी चाहता कई हूँ। लोग यहाँ बैठे कई हैं। सारे बिल्कुल। पत्रकार मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं पहचानता हूँ। शायद ही इनमें से कोई ऐसा है जो पिछले 96 के बाद डाउनटाउन ना गया हो। कोई ऐसा नहीं है जिसने डाउनटाउन कवर ना की हो। मैंने भी कवर की है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं नहीं, नो गो मैंने था? कवर, नहीं सर, उस वक्त कवर करने में और आज की कवरेज में जमीन आसमान का नहीं, फर्क है। वो दूसरी बात है। वो उसी दूसरी बात की मैं पहली बात कर रही हूँ। बीच में हालात खराब होते रहे, वो मैं मानता हूँ। लेकिन ये कहना कि डाउनटाउन नो गो एरिया था, या डाउनटाउन कोई जा नहीं सकता था, या डाउनटाउन में कोई सियासत नहीं होती थी, या डाउनटाउन में रैलीज नहीं होती थी, ये गलत है। डाउनटाउन में ये इंप्रेशन देना गलत है। बेशक लोगों ने उस हद तक पार्टिसिपेट नहीं किया जिस हद तक वो करना चाहते थे। एंड नाउ देयर आर नो बायकॉट कॉल्स, देयर आर नो आजादी स्लोगन्स। वो चेंज, अच्छी बात है। उस चेंज पे आप क्या Look, for a party like the National Conference, no other party has lost people to militancy as much as National Conference. After the security forces, as an organization, we have given the most sacrifices. So the National Conference would obviously welcome a situation where my cadre can come out to vote without reprisal. It's something that we welcome. Why should we not welcome it? ओके। एंड आपकी ये लड़ाई इन चुनाव में किसके साथ है? पीडीपी के साथ सीधी टक्कर है, और हमारी लड़ाई मुख्तलिफ सीटों में मुख्तलिफ लोगों से साथ है। जैसे कि कुछ सीटों पे पीडीपी, कुछ सीटों पे इंजीनियर, कुछ सीटों पे पीसी, कुछ सीटों पे आजाद उम्मीदवार, कुछ सीटों पे शायद अपने ही 1-2 साथी जो छोड़ के चले गए, जम्मू की कुछ सीटों पे बीजेपी, कोई एक, मतलब ये आजाद उम्मीदवार कितना थ्रेट साबित हो सकते हैं? कितना क्या थ्रेट? आजाद, इंडिपेंडेंट फैक्टर। देखिए, वोट कुछ हद तक तकसीम तो करेंगे। वो डेंट आ सकता है आपके वोट बैंक में। हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। हमारे लोग तो निकल आएंगे जी। अगर हमारे खिलाफ वोट अगर बढ़ गया तो चलिए, इसमें एतराज क्यों? कितना कॉन्फिडेंट और कितने आश्वस्त है नेशनल कॉन्फ्रेंस? अगर कश्मीर की सियासत की जब भी बात होती है तो इट कैन नॉट बी विदाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक बहुत अहम स्तंभ है। लेकिन अब हम अपनी जगह कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हमें घमंड नहीं है।
इसलिए मैं ना 70 की बात करूंगा ना 80 की बात मैं फिर करूंगा। भी मैं कोशिश सिर्फ करूंगी। मैं सिर्फ इतना, आप कोशिश जितना करें। जी एक सियासतदान के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सवाल क्या पूछेंगी, जरूरी ये है कि मैं जवाब जवाब क्या कौन सा दूंगा। देना पसंद करूंगा। जी मैं इतना ही कहूंगा कि हम अपनी जगह क्वाइटली कॉन्फिडेंट हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। स्माइल मुझे कुछ और ही बता रही है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। नेशनल नहीं, कॉन्फ्रेंस की क्या वापसी का रास्ता? मैं ओवर कॉन्फिडेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें मेहनत करनी होगी, जी। हमें लोगों तक पहुंचना होगा, हमें वोटरों को हमारे हक में वोट देने के लिए तैयार करना होगा। वोट ऑटोमेटिकली किसी पार्टी को नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी होती है, उसके लिए काम करना होता है, वो हम करेंगे। उमर साहब, आपको एक पॉलिटिकल शिफ्ट ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है, एक नई क्रॉप ऑफ यंग लीडरशिप दैट इज कमिंग अप अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, पार्टी नहीं बट ओवरऑल। हर इलेक्शन में नए लोग उभर के आते हैं। ये कुछ आपको इस बार कुछ अलग लग रहा है? इस बार कुछ ऐसी तंजीमें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जो 30-35 साल इलेक्शन के मैदान से बाहर रहे। वो एक बदलाव है। लेकिन वैसे मैंने कहा, हर इलेक्शन में नए लोग जो हैं उभर के सामने आ जाते हैं। ये इलेक्शन भी ऐसा है, इसमें उम्मीदवार कुछ ज्यादा हैं। अगर मेरी जानकारी सही है तो पहले 2 फेजों में 50% जो हैं आजाद उम्मीदवार हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन आजाद उम्मीदवारों में कुछ नए चेहरे होंगे। एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे मेरी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, सबों ने कोशिश की कि कुछ नए चेहरे सामने लाए जाएं। जी ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो टॉप पॉलिटिकल फेसेस जम्मू कश्मीर के रहे और फॉर्मर मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रहे, मैं किनके बारे में बात करूं, जैसे डॉक्टर साहब है, महबूबा है, गुलाम नबी आजाद साहब है, दे डिसाइडेड टू स्टेप बैक। आपने अपने रीजंस हमें बताएं। व्हाट इज योर असेसमेंट? I can't answer for Mehbooba. At least for National Conference. I can answer for Farooq Saab. Yes. His age is not now an age where he would run around as a star campaigner or as a vote seeker. He's campaigning for National Conference, but it's not possible to put him into a seat and expect him to be able to campaign. It's not fair on him. And every party requires a generational shift. This is perhaps the time for that generational shift in the National Conference. And he wants. And that as far as Azad Saab is Yes. concerned, unfortunately his health has not been good. I hope that he recovers, but his health perhaps did not allow him to participate. And what about PDP's Mehbooba ji? That, like I said, if she comes here, you ask her. So who is your formidable threat this time? कौन है आपका? I've already answered that question. Our threat changes from seat to seat. Your threat changes from seat to seat, but अगर पूरा आप कश्मीर का एक political आप scenario canvas देके इन चुनाव में, Umar Abdullah is the tallest leader who is contesting, who is back in the fray. So we have, I've been asked to ask you that am I or talking to the future Chief Minister of Jammu Kashmir? I answered that question right in the beginning where I said, You want to be non-committal on that? I'm not, it's not that I want to be, I am non-committal. I am not going to put the cart before the horse. As far as I am concerned, I don't look beyond the 8th of October. So anything you want to ask me post 8th October, We will. will have to wait for post 8th October. Okay. Umar साहब, एक आखिरी सवाल आपसे. Now, going forward 2024, किन मुद्दों पे, वेरी नटशेल में, जो मोटे मुद्दे हैं अब आपके, जो जिनको लेके आप गांदरबल और बड़गाम में इतनी रैलीज कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आप कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये वोट आपको किस पे मिलेगा? एक तो मैं पहले इस चीज को दोहराता हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं. मैंने सिर्फ कहा कि क्वाइटली कॉन्फिडेंट. फर्क है. you said ठीक है? quietly. हाँ, तो एक वो. With a smile. दूसरा मुद्दे गांदरबल और बड़गाम के लिए अलग नहीं है. जो वादे हम गांदरबल और बड़गाम में कर रहे हैं, वही वादे हम जम्मू कश्मीर के 90 सीटों में कर रहे हैं. और वो ये कि पिछले 10 साल की जो तबाही हुई है जम्मू कश्मीर में, जो लोगों के साथ इस्तिसाल हुआ है, जो लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे वो तालीम को लेके हो, चाहे वो सेहत को लेके हो, चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर की स्कीमों को लेके हो, चाहे वो पकड़ धकड़ को लेके हो, चाहे यहाँ पुलिस की तरफ से CID वेरिफिकेशन को लेके हो, चाहे हमारे जो नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं उसको लेके हो,
चाहे रियासत का दर्जा वापस हासिल करने के लिए हो या अपनी सियासी मुद्दों को जिंदा रखने के लिए हो, हम इन तमाम मुद्दों को लेके लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो हैविंग सेड दैट, क्या ये चुनाव एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिकल शिफ्ट मार्क कर सकते हैं जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में? अब किस तरह का शिफ्ट? फर्स्ट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो तो उसमें वो शिफ्ट क्या है? दैट्स अ फैक्ट। दे आर द फर्स्ट इलेक्शंस आफ्टर एब्रोगेशन, दे आर द फर्स्ट इलेक्शंस आफ्टर यूटी, दे आर द फर्स्ट इलेक्शंस आफ्टर डिवीजन ऑफ द स्टेट। So in that respect, there are many firsts. There are many firsts. So that's why they are unprecedented and historical. In that respect, of course, they're unprecedented. We'll leave it there. Thank you very much, Mr. Omar Abdullah, for talking to Shukriya. us on Thank you. DD News. We'll have to wait and watch till the election results day. And आपने हमें वादा किया यहाँ पे कि तब आप हमसे बात करेंगे, कौन जो भी रिजल्ट हो। इंशाल्लाह जरूर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो 90 सीट, 3 फेजेस में चुनाव और 18 सितंबर इंतजार कुछ ही और दिनों का। और लेकिन उमर साहब क्वाइटली कॉन्फिडेंट है, वेरी कॉन्फिडेंट नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता में वापसी होगी। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वापसी हुई तो क्या उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, उस पे अभी ये चुप्पी साधे हैं। थैंक यू वेरी मच और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खिलते कश्मीर में हम सबसे जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।